स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का परफेक्ट कॉमर्स क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं ना? अभी जस्ट आप लोगों का रिज़ल्ट आया है मैट्रिकुलेशंस का, और मैं बता दूं कि जितने भी लोग मैट्रिकुलेशन में पास हुए हैं, 10th पास के हैं, उन सभी को हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो सभी को मेरी तरफ से। देखिए, होता क्या है कि हमारा जो हिंदुस्तान है, यहाँ पे एक्चुअली मैं बता दूँ आपको, एक अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, जब समझेंगे आप कि फ्री का राय देने वाले बहुत सारे लोग फ्री में मिल जाते हैं। एक तो बच्चा मैट्रिकुलेशन पास किया है, 10th पास किया है, सोच रहा है कि हम कौन सा स्ट्रीम लूँ, कौन सा स्ट्रीम मेरे लिए अच्छा होगा, साइंस ले कि आर्ट लें कि कॉमर्स लें, क्योंकि ये 3 स्ट्रीम होता है। और हमारे जो बहुत सारे जो फ्री की राय देने वाले लोग होते हैं, कुछ तो रिलेटिव्स होते हैं, कुछ पापा के फ्रेंड्स होते हैं, कुछ घर के लोग भी होते हैं। बोल देते हैं कि तुम साइंस ले लो, तुम डॉक्टर बन जाओगे। कोई कहता है कि तुम मैथ ले लो, साइंस में तुम इंजीनियर बन जाओगे। कोई कहता है कि तुम कॉमर्स ले लो, तुम सीए बन जाओगे। कोई कहता है आर्ट ले लो तो तुम एक आईएएस अफसर बन जाओगे। किसी ने ये समझने की कोशिश ही नहीं की कि उस बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में, उसकी दिलचस्पी किस चीज़ में, उसकी हॉबी क्या है। इस चीज़ को बगैर ध्यान में रखे वो राय दे देते हैं। और होता क्या है कि जो बच्चे होते हैं बेचारे कोमल बच्चे, वो और प्रेशर में आ जाते हैं। किसी ने कहा साइंस ले लो, किसी ने कहा कॉमर्स ले लो, किसी ने आर्ट कहा लेने के लिए ले लो। अब वो ये समझ नहीं पाता कि हम किसकी बात माने और किसकी बात नहीं माने, क्योंकि सब लोग अपने होते हैं। तो कभी कभी गलत सिलेक्शन बच्चे प्रेशर में आके सिलेक्ट कर लेते हैं सब्जेक्ट का, और कभी कभी सही सिलेक्शन भी कर लेते हैं बच्चे। तो जो लोग कॉमर्स लिए हैं वो जिस कारण से भी, या तो खुद वो समझ के कॉमर्स लिए हो, या किसी ने राय उनको दे दिया हो फ्री में कि तुम कॉमर्स ले लो। मैं बता दूं कि आज का दौर कॉमर्स का है, क्योंकि दुनिया बदल रही है, हर चीज़ बदल रही है। कॉमर्स के माध्यम से ही हम आपसे जुड़े हुए हैं। अगर कॉमर्स नहीं होता तो हम आपसे जुड़ नहीं पाते। देखिए, कॉमर्स अगर आपने लिया है तो आपके दिमाग में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आती होगी। क्या आती होगी? कि पता नहीं कॉमर्स कैसा सब्जेक्ट है, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अकाउंट्स के क्वेश्चन को बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे। ले तो लिया आप, लेकिन सोच होगा कि पता नहीं कैसा होगा, प्लस कैसा नहीं होगा। मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहूँगा कि कॉमर्स जो सब्जेक्ट है, स्ट्रीम है, इसके अंदर जो भी सब्जेक्ट हैं, अकाउंटेंसी है, बिज़नेस स्टडी है, इकोनॉमिक्स है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ये सारे सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये हमारी दुनियावी चीज़ों के ऊपर में ये बेस होता है। और हम लोग को डरना नहीं है। पहली बात, हम इसलिए नहीं डरेंगे क्योंकि जो बच्चे बहुत स्ट्रांग है, मजबूत है, पहले से उनका बैकग्राउंड बहुत मजबूत है, वो उनको बोल रहा हूँ। और जो लोगों का बैकग्राउंड कमज़ोर है, यानी मैथ अच्छा नहीं, उनका फिजिक्स अच्छा नहीं है, केमिस्ट्री अच्छा नहीं है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों को मैं बोल रहा हूँ, इन दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है। क्यों अपॉर्चुनिटी है? क्योंकि यहाँ पे जो आप कॉमर्स पढ़ेंगे, यहाँ पे हम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपने मैट्रिकुलेशन जो पास किया है, 10th पास किया है, 10th क्लास तक आपने कभी अकाउंटेंसी नहीं पढ़ा, आपने बिजनेस स्टडी नहीं पढ़ा है। तो नहीं पढ़ा तो जो तेज़ बच्चे थे उनके लिए भी, उनको भी वही पढ़ना है, और जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको भी वही पढ़ना है। तो सभी लोगों की स्टार्टिंग ज़ीरो से होगी। अब जब ज़ीरो से होगी तो एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगा कि आप कितना बेहतर उसके अंदर आप कर सकें, कितना बेहतर आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप कमज़ोर थे, अब कमज़ोर आप नहीं रहेंगे। बस ज़रूरत इस चीज़ की है कि जब जागो तभी सवेरा, स्टार्टिंग मैं करूँगा यहाँ से। आपको ओत लेना पड़ेगा कि पहले मैं क्या था, छोड़ो, अब इस कॉमर्स में आ गया ना। तो कॉमर्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको इंटरेस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिलवाऊँ, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके अंदर इंटरेस्ट आएगा उतना बेहतर आप कर पाएंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। देखिए, हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जाएंगे 11th क्लास में, बहुत सारे चैप्टर हैं। उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है
बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। देखिए, बेसिक अकाउंटिंग टर्म चैप्टर है, उस चैप्टर में हम लोग जानेंगे अकाउंटिंग के कौन कौन से टर्म्स है। कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसका इस्तेमाल पूरे ज़िंदगी मिलेगा, जब तक हम कॉमर्स में रहेंगे तब तक उस टर्म्स का, उस अकाउंटिंग टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या नहीं हम लोग को जानना ज़रूरी है? क्या ये ज़रूरी नहीं है हमें जानना कि वो कौन कौन से टर्म्स हैं? तो सबसे पहले आप देखिए, सुनते होंगे एक वर्ड डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, आपने सुना होगा स्टॉक क्या है, गुड्स क्या है, परचेज क्या है, सेल क्या है। ये ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। अगर आप ये वर्ड को जान जाएंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा चैप्टर पढ़ने में। तो हम आज जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हमारे डियर्स फ्रेंड्स, उस चैप्टर का नाम ही है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में सबसे पहला देखिएगा एक वर्ड आएगा कि सर व्हाट इज़ अ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बच्चे पूछते हैं कि सर बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है। देखिए, बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात मैं करूं तो यहां देखिए दो वर्ड है, बिजनेस अलग है और ट्रांजैक्शंस अलग है। अकाउंटेंसी कहता है तुम घर पे क्या कर रहे हो हमें उससे कोई मतलब नहीं। आप घर पे खाना खा रहे हैं, आप घर पे सो रहे हैं, आप घर पे कपड़ा धो रहे हैं, आप घर पे बैठ के मोबाइल टीवी कुछ भी देख रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें मतलब बिजनेस से है। बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शन की बात करेंगे। देखिए, आप कोई भी बच्चा हो, कोई भी व्यक्ति हो, सुबह से शाम तक के बीच में वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ट्रांजैक्शन कर रहा है। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। ये लेन देन दो वर्ड से बना है, एक लेन और दूसरा देन। हर एक पर्सन जो है कुछ ना कुछ लेता है, कुछ ना कुछ देता है किसी न किसी को, किसी न किसी रूप में। वो सुबह से शाम, आप सुबह उठते हैं, जाते हैं किसी जनरल स्टोर में, कहते हैं भैया एक हमको बिस्किट दे दीजिए आप, तो बिस्किट लेते हैं तो आप पैसा उनको देते हैं और आपको बिस्किट मिलता है। तो ट्रांजैक्शन वहाँ कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? क्योंकि ट्रांजैक्शन होने के लिए कम से कम दो लोग का होना जरूरी है। तो दो पार्टी हैं, एक तो वो शॉपकीपर हो गया जिससे आपने बिस्किट लिया, एक आप हो गए। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं हुआ? आप घर के लिए सब्जी जाते हैं, बाजार से खरीद लाते हैं, वहाँ ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो अकाउंटेंसी कहता है कि तुम क्या कर रहे हो उससे मतलब नहीं, हमारे बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होगा मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा। देखिए, ट्रांजैक्शन के बारे में बता दो, बिजनेस पहले समझ लीजिए क्या है। ऐसे बिजनेस तो पढ़ाएंगे बिजनेस स्टडी में, लेकिन एक छोटा सा वर्ड आ गया तो मैं आपको समझा दूं। देखिए, बिजनेस का मतलब होता है किसी कमोडिटीज़ को, किसी वस्तु को मैन्युफैक्चरिंग करना, मतलब प्रोड्यूस करना, बनाना या परचेज़ करना, उसको सेल करना, जिससे कि कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाइड हो सकें और उससे हम प्रॉफिट कमाएं, उसको हम बोलते हैं बिजनेस। बिजनेस में जनरली यही होता है, सामान खरीदना और बेचना और लोगों को सर्विस दे करके प्रॉफिट कमाना, ये मेन मतलब होता है। और ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, जरा समझेंगे आप। लिखा है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन मीन्स है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन of buying or selling undertaken by two parties and which get recorded into the books of accounts. It is expressed in terms of money. बहुत अच्छी बात लगता है। कर बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर में हम सामान खरीदते हैं और बेचते हैं। दो पार्टी होते हैं, एक सामान खरीदने वाला, एक सामान बेचने वाला, जिसके बीच में, हमारे बीच में, उसके बीच में लेन देन होते हैं। और ये लेन देन तो होना चाहिए, और उस लेन देन को हम क्या करते हैं, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए रिकॉर्ड करते हैं कि हम भूल ना सकें। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हम भूल जाएंगे तो हमारे बिजनेस को लॉस हो जाएगा। उस लॉस से बचने के लिए हम हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। मैं आगे पढ़ाऊँगा एक चैप्टर, उसमें क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद इट इज़ एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मनी, ये जो भी ट्रांजैक्शन होना चाहिए वो पैसे में उसका वैल्यू होना चाहिए। अगर आपके दुकान पे बैठे हुए हैं आप और किसी ने आपसे आके हाल चाल पूछ लिया, आप कैसे हैं, आपने उनको बताया मैं अच्छा हूँ, आपने पूछा आप कैसे हैं, बेटा कैसा है, तो आपके वो दो दोस्त हैं उन्होंने कहा कि अच्छे हैं, तो क्या आपके बीच में, उसके बीच के बिजनेस में तो कुछ ना कुछ हुआ? क्या इसको आप ट्रांजैक्शन बोल देंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? इसलिए कि ये मनी में टर्म्स नहीं है, ये मनी में हमारा
ये लेन देन नहीं हुआ, कुछ नहीं, केवल बातचीत हुई है, आप अपनी बात कहें, मैं अपनी बात कह, चल दिया। तो ट्रांजेक्शन का मतलब होता है कि बिज़नेस के अंदर में हम सामान खरीदेंगे, हम बेचेंगे, तो उसमें दो लोग होते हैं। लिखता है एग्जाम्पल, परचेज ऑफ गुड्स, हम सामान खरीदते हैं। जब हम सामान खरीदेंगे तो पैसा हम उसको देंगे, तब हमारे पास माल आएगा। तो माल जिससे खरीद रहे हैं तो एक पर्सन वो और एक पर्सन हम दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ। दूसरा, सेल ऑफ गुड्स, माल बेचेंगे तो माल हम उसको बेचेंगे तो माल जाएगा जिसको बेचेंगे और पैसा वहाँ से मेरे पास आएगा। तो मेरे बीच में और उसके बीच में ट्रांजेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। रेंट देंगे किसी को, अगर हमने दुकान खोला है तो रेंट पे मकान लिया है, शॉप लिया है, तो रेंट देंगे उसका। अगर हमारे एम्प्लॉय काम करते हैं हम उनको सैलरी देंगे। बताओ हमारे बच्चे जितने भी ये चीज़ हो रहे हैं, क्या ये लेन देन नहीं है? इन सारे लेन देन को हम बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। छोटी सी बात है। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो देखिएगा आपके पास एक और स्लाइड आएगा, उसमें हो रहा है व्हाट इज़ गुड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चे, मैं सच बोल रहा हूँ कि अगर इस वर्ड को समझोगे तो इस वर्ड से कितनी चीज़ क्लियर हो जाएंगी, बस उसको ध्यान से सुनना आप लोग। एक वर्ड पे मैं बहुत सारी चीज़ को जोड़ूंगा, एक दूसरे से एक जुड़ा हुआ है। मैं कह रहा हूँ गुड्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गुड्स। देखिए गुड और गुड्स अलग है। गुड मतलब अच्छा होता है, GOOD, गुड मतलब अच्छा। तो यहाँ पे गुड्स है तो ये मत समझना कि गुड्स मतलब ढेर सारे अच्छे, बहुत सारा अच्छा, वो अच्छा नहीं बोलता यहाँ पे, इंग्लिश है। जैसे माने डॉग मतलब कुत्ता और डॉग्स मतलब ढेर सारे कुत्ते। तो यहाँ पे ये नहीं बोल रहा कि गुड मतलब अच्छा होता है और गुड्स मतलब बहुत अच्छा है, वो नहीं बोल रहा है। या ढेर सारे अच्छे नहीं हो रहे हैं। गुड्स का मतलब होता है माल, गुड्स का मतलब होता है सामान, गुड्स का मतलब होता है कोई भी कमोडिटी। सर गुड्स क्या है, एकदम समझो, रटना मत, प्लीज़ रटना मत, मेरी बात को समझो, बहुत मज़ा आएगा। गुड्स क्या है? देखिए हम जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं वो हमारे लिए गुड्स है। बात को समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपको समझ में आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। गुड्स किसे कहते हैं? तो मैं जिस चीज़ का बिजनेस करता हूँ, हम अपने बिजनेस में जिस चीज़ का डीलिंग करते हैं, जिस चीज़ का डील करते हैं, वो हमारे लिए गुड्स है। एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, अगर हमारी दुकान मोबाइल की है तो मोबाइल हम क्या करते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं। तो मोबाइल का काम करते हैं तो मोबाइल हमारे लिए क्या हुआ, गुड्स हुआ। अगर हमारी दुकान रेडीमेड गारमेंट्स की है तो रेडीमेड गारमेंट्स में हमने शर्ट खरीदा, पैंट खरीदा, जीन्स खरीदा, ये सारी चीज़ें हमारे लिए गुड्स होंगी। इस गुड्स के बारे में देखिए जरा सा हम बताते हैं आपको। गुड्स के अंदर उन सारी चीज़ को शामिल करते हैं जिसको हम परचेज करते हैं रीसेल करने के लिए, बेचने के लिए, उसको गुड्स कहते हैं। मोबाइल आपने दुकान पे क्यों खरीदा है? यूज़ करने के लिए नहीं। अगर यूज़ करने के लिए मोबाइल खरीदना होता तो दुकान खोलने की ज़रूरत क्या थी आपको? तो आपने दुकान खोला है मोबाइल का, आपने दुकान खोला है घड़ी का, आपने दुकान खोला है गारमेंट्स का, तो आप यूज़ करने के लिए नहीं, उससे सेल करने के लिए। तो दुकान के अंदर में जो चीज़ हम खरीदते हैं रीसेल करने के लिए उसको गुड्स बोलेंगे। अब इस गुड्स के बारे में यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। क्लोथ्स आर गुड्स फॉर क्लोथ मार्चेंट। अगर हम दुकानदार हैं कपड़े के, कपड़ा बेचना हमारा काम है, तो कपड़ा के दुकानदार के लिए कपड़ा ही उसका गुड्स होगा। अगर आप मान लीजिए कार्स डीलर्स हैं, आपका काम है कार खरीदना और बेचना, तो कार डीलर्स के लिए कार जो होगा वो क्या होगा, गुड्स होगा। एक मोबाइल का दुकानदार है, वो मोबाइल का बिजनेस करता है, तो उसके लिए मोबाइल ही उसका गुड्स होगा। आप देखते होंगे आपके पापा जनरली तौर पे अगर माल बाहर से लाते हैं, कहीं ना कहीं से तो माल लाते होंगे, कोई दिल्ली से माल ला रहा है, कोई कोलकाता से माल ला रहा है, कोई मुंबई से माल ला रहा है। तो जब माल लाता है तो सीधे पापा क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट को कॉल करते हैं। ज़रा गौर से उनकी बात को सुनना, पापा की बात मैं बता रहा हूँ। हेलो, हाँ ट्रांसपोर्ट वाले भैया बोल रहे क्या? तो बोलता है हाँ जी जी बोलिए। तो पापा बोलते हैं माल आ गया क्या? पापा ही बोलते वर्ड, हेलो माल आ गया क्या, यानी गुड्स आ गया क्या? तो गुड्स आ गया क्या, इसका मतलब क्या हुआ? वो कौन से गुड्स की बात करते होंगे? जिस चीज़ का बिजनेस है वो गुड्स की बात कर रहे हैं। ये थोड़ी बोलते हैं उस ट्रांसपोर्ट वाले को, हेलो जीन्स आ गया क्या, हेलो शर्ट आ गया क्या, हेलो मोबाइल आ गया क्या? ये क्यों बोलेंगे? ये तो सिंपल सी बात है कि हम जो चीज़ का काम करते, कारोबार करते, जिस चीज़ का बिजनेस करते, हम उसी बिजनेस के बारे में बोल रहे होंगे।
तो हमने बोल दिया गुड्स, तो गुड्स क्या बोलेंगे, हमने बोलते हैं हेलो माल आ गया क्या, तो माल के अंदर वो सारी चीज़ें आ गई, मेंशन हो गई, कौन कौन सा चीज़ उसके अंदर हो गया। अब उसके अंदर जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हो सभी चीज़ों के बारे में बोल रहे, याद रखेंगे, वही गुड्स। अब देखिए एक बात और समझेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट। छोटी छोटी चीज़ को हम अलग अलग करके पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा है, इंटरेस्ट है। देखिए गुड्स क्या है, तो गुड्स तो क्लियर कर दिए। अब ये गुड्स देखिए दो तरह के होते हैं। एक गुड्स को हमने बांट दिया परचेज के रूप में और एक गुड्स को बांट दिया हमने सेल के रूप में। देखिएगा, ध्यान देंगे आप, मैंने कहा कि गुड्स को मैंने दो भागों में बांटा है, एक परचेज और एक सेल। मन में एक सवाल आएगा, सर परचेज किसे कहते हैं, सर सेल किसे कहते हैं। देखिए परचेज और सेल्स के बारे में सुन लीजिए। जब कोई दुकानदार जिस चीज़ का कारोबार करता है वो उसका गुड्स हुआ, राइट। अगर मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरी दुकान मोबाइल की, तो मोबाइल की दुकान है तो मोबाइल हमारे लिए गुड्स हुआ कि नहीं हुआ, राइट्स, गुड्स हो गया सर। अगर वो मोबाइल मैं दुकान पे खरीद रहा हूँ तो उसको परचेज बोलूँगा। अगर उसी मोबाइल को मैं बेच दूंगा कस्टमर को तो उसको सेल मानूंगा। जब दुकान में मोबाइल खरीदेंगे तो उसको परचेज, और जब उस मोबाइल को कस्टमर को बेच देंगे तो सेल। तो आपने दुकान पे मोबाइल क्यों ख़रीदा है, रीसेल करने के लिए। जब खरीदेंगे तो परचेज, बेचेंगे तो सेल। क्लियर हो गया। और ये परचेज देखिएगा हमारा दो तरह का होता है, एक कैश परचेज और एक क्रेडिट परचेज। ऐसे कैश परचेज समझते हैं क्या होता है ना, जब कोई दुकानदार, जब कोई शॉपकीपर कैश में माल खरीदता है तो वो कैश परचेज हो जाएगा। अगर जब ये दुकानदार क्रेडिट में माल किसी से खरीदता है, जिसका कहता है कि पैसा मैं आपको बाद में दूंगा, क्योंकि बिज़नेस के अंदर नगद ही माल खरीदे जाते हैं और उधारी माल खरीदे जाते हैं, ऐसा थोड़ी है। अरे आप बताओ भैया, सारा माल नगद ही खरीदते हो क्या। जब आपका बिज़नेस बढ़ने लगता है, कस्टमर बढ़ने लगते हैं, माल लाने की ज़रूरत होती है, तो आप कभी कोई माल नगद भी लाते हैं और उधारी लाते हैं। जब माल कैश खरीदेंगे तो कैश परचेज बोलेंगे, और जब माल को क्रेडिट खरीदेंगे तो क्रेडिट परचेज बोलेंगे। इसके बाद देखिएगा एक आता है हमारे पास सेल, और सेल में भी दो होता है, कैश सेल्स से क्रेडिट सेल्स। क्या सारा माल हम कैश बेचते हैं, क्या सारा माल हम क्रेडिट बेचते हैं। कुछ माल कैश भी बेचते हैं, कुछ माल हम लोग क्रेडिट बेचते हैं। जब अपने माल को हम क्रेडिट बेचेंगे तो क्रेडिट सेल्स कहेंगे, जब उस माल को हम कैश बेचेंगे, तुरंत पैसा लेना चाहेंगे, उसको कैश सेल्स बोलेंगे। अब आप आगे चले देखें थोड़ा सा, सर व्हाट इज परचेज। अभी मैंने परचेज बताया ना, परचेज के बारे में क्या बताया कि जब कोई दुकानदार सामान खरीदेगा तो वो परचेज होगा। तो इस चीज़ को हमने यहाँ डेफिनेशन दे दिया है, जरा समझिए आप। द टर्म्स परचेज is used only purchase of goods in which the business deal, यानी बिजनेस जिस चीज़ का डील करता है, अगर उस चीज़ को हम खरीदते हैं तो परचेज बोलते हैं, क्योंकि उसे हमें रीसेल करना है। अगर आपकी दुकान कंप्यूटर की है, कंप्यूटर आपने ख़रीदा है रीसेल करने के लिए, तो आपका ये कंप्यूटर परचेज होगा। लेकिन दुकान कंप्यूटर का है, आपने वहाँ पे एसी खरीद लिया, तो वो हमारा परचेज नहीं हुआ बच्चे। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आगे बताएंगे। बात समझ रहे ना। दुकान जिस चीज़ का हम बिजनेस में हम डील करते हैं, अगर वो चीज़ खरीद रहे हैं तो परचेज, और उसके अलावा कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो वो एसेट्स हो जाएगा, वो दूसरी चीज़ हो जाएगी, उस पर चर्चा की जाएगी। अब देखिए यहाँ पे कि परचेज के अंदर दो चीज़ होता है, कैश परचेज भी होता है और क्रेडिट भी, दो की बता चुके हैं आपको। इसके आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, परचेज ऑफ गुड्स, माल नगद खरीदना या माल आप मटेरियल के रूप में खरीदना, क्योंकि कुछ माल ऐसे होते हैं जो फिनिश गुड्स होते हैं। फिनिश गुड्स का मतलब समझते हैं क्या होता है। फिनिश गुड्स का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आप मोबाइल खरीद रहे हैं, तो क्या ये फिनिश गुड्स नहीं है। क्या आप मोबाइल आप बनाते हैं, नहीं, तो मोबाइल आपने खरीद लिया तो डायरेक्ट इसको बोलेंगे परचेज ऑफ गुड्स, यानी फिनिश गुड्स खरीद लिया। अगर आप मान लीजिए कपड़ा बनाते हैं, आप अपने यहाँ टी शर्ट बनाते हैं, तो टी शर्ट बनाते हैं तो इसके लिए आपको मटेरियल खरीदना पड़ेगा, धागा खरीदना पड़ेगा, बटन खरीदना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ जो मटेरियल है ये भी हमारे लिए गुड्स हुआ। तो मटेरियल परचेज करो या कोई फिनिश गुड्स खरीदो, ये सब का सब परचेज है। अब आगे चलेंगे हम।
एक फार्मूला होता है टोटल परचेज का फार्मूला। जानते क्या होता है? देखिए आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, और गर्मी है तो क्या हुआ, बच्चों को तो पढ़ाना ज़रूरी है। अगर हम गर्मी से भागेंगे तो आप कैसे पढ़ पाएंगे, हम कैसे आपको सेवा दे पाएंगे। हम चाहते हैं कि आप लोग भी ईमानदारी के साथ वीडियो देखें। देखिए परचेज़ तो टोटल परचेज़ का फॉर्मूला रटना नहीं है, ये तो समझने की चीज़ है कि टोटल परचेज का फॉर्मूला होता है कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। अच्छा कैश परचेज वाला क्या हुआ, जब आप नगद माल खरीदेंगे, कैश माल खरीदेंगे वो, और क्रेडिट माल खरीदेंगे वो, और दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल परचेज आएगा। जैसे मैं आपसे पूछूंगा, आप अपनी दुकान पे बैठे हुए, पापा ने पूछा आपसे आज कि बताओ बेटा आपने टोटल माल कितने का परचेज़ किया, तो आपने 10,000 रुपये का माल, 10,000 का माल आपने कैश खरीदा और 20,000 का माल आपने क्रेडिट खरीदा। तो पापा से पूछेंगे कितने का माल परचेज किया, तो आप क्या कहेंगे टोटल परचेज कितना हुआ, कैश परचेज 10,000 और क्रेडिट परचेज 20,000, जोड़ें कितना आएगा 30,000 आपका टोटल परचेज होगा। इसको रटने की क्या ज़रूरत है, तो समझने की चीज़ है। इसके बाद अगला है स्लाइड, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, आप पढ़ते रहें पढ़ते रहें। हाँ सर व्हाट इज़ क्रेडिटर्स, देखिए एक वर्ड आया ना क्रेडिटर्स क्या है। देखिए ऐसा बहुत सारा वर्ड है, बहुत मज़ा आएगा, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन फिर भी बना देते। चलिए क्रेडिटर्स क्या है, क्रेडिटर्स का हिंदी होता है लेनदार। जब हम किसी से क्रेडिट परचेज, जब क्रेडिट माल खरीदते हैं जिसका पैसा हमें बाद में फ्यूचर में देना पड़ता है हमारे बिजनेस को, उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। जब हम अपने बिजनेस में क्रेडिट माल सप्लायर से खरीदते हैं जिसका पैसा फ्यूचर में देना होता है, उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स के बारे में आप देख लीजिए, मैंने लिख दिया है। क्रेडिटर वो पर्सन होता है, यानी वो सप्लायर होता है जिससे हम उधारी, यानी हम बोले तो क्या बिजनेस, हम बोले तो क्या एंटरप्राइज, हमारा बिजनेस उससे माल खरीदता है या सर्विस खरीदता है, जिससे बाद में वो पैसा लेने का हकदार होता है। एग्जाम्पल रूप में गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, आपने रवि से क्रेडिट माल, आपने रवि से उधारी माल खरीदा है, क्या आप उसका पैसा फ्यूचर में नहीं दोगे, उसको क्या बोलोगे, क्रेडिटर्स बोलोगे। इसके बाद एक और वर्ड है, वो भी समझ लो प्लीज़, बहुत अच्छा वर्ड है, छोटे छोटे से वर्ड है, अगर नहीं समझोगे तो मज़ा नहीं आएगा। देखिएगा एक आपके पास आता है व्हाट इज़ बिल्स पेबल। देखिए बिल्स पेबल क्रेडिटर से मिलता जुलता वर्ड है, और दोनों हमारे बिजनेस की लायबिलिटी है, मैं बताऊंगा बाद में आपको, लेकिन फिलहाल इसको समझ ले। छोटा सा वर्ड लायबिलिटी क्या होता है, कैपिटल क्या, बताएंगे। वेट, घबराओ मत, एक दिन में सारी चीज़ नहीं बढ़ा सकते। बीपी क्या है, बिल्स पेबल। देखिए बिल्स पेबल का मतलब क्या है, आपने सप्लायर से क्रेडिट माल खरीद लिया, ऑर्डिनरी बस खरीद लिया, और आपने कहा कि चलिए पैसा बाद में आपको देंगे, तो ये आपका क्रेडिटर हो गया। लेकिन सप्लायर कभी कभी कहता है कि देखिए आपने मुझसे जो क्रेडिट माल खरीदा है, आप बताओ पैसा कब दोगे, तो आप कहते हो कि 4 महीने के बाद पैसा देंगे या 3 महीने के बाद पैसा देंगे। वो कहेगा सुनिए एक कागज़ पे लिख दीजिए कि मैं आपका जो 4,000 रुपया है 3 महीने के बाद या 4 महीने के बाद दूंगा। जब आप सप्लायर को किसी कागज़ पे साइन कर देते हो, लिख देते हो उसके कागज़ पे कि मैं 4 महीने में पैसा दूंगा, तो वो आपका बीपी कहलाता है। और क्रेडिटर क्या था, बस सिंपल तौर पे आपने उधारी माल खरीदा है, बस आपने कहा कि मैं पैसा आपको फ्यूचर में दूंगा, कब दूंगा ये डेट क्लियर नहीं है। यहाँ डेट क्लियर हो जाता है कि मैं आपसे उधारी माल खरीदा हूँ जिसका पेमेंट आपको मैं फ्यूचर में करूँगा, कब, 3 तारीख को या 4 तारीख को, एक स्पेसिफाइड डेट होगा, उस डेट पे मैं करूँगा, उसको बोलते हैं हम लोग बिल्स पेबल्स। एक और छोटी सी चीज़ है, उसको भी समझ लो, जब ये समझ गया तो वो भी समझ जाओ। ये से मैंने लिख दिया यहाँ पे, इट मीन्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय फर्म पे टू फिक्स अमाउंट ऑन द स्पेसिफाइड डेट, यानी एक स्पेसिफाइड डेट पे आपको पेमेंट करना है, उसको बोलते हैं हम लोग बिल्स पेबल। अच्छा बिल्स पेबल का जानते हैं, एक इसमें आता है फॉर्मूला ट्रेड पेबल, हमारे बिजनेस को कितना पैसा किस देना है, तो क्रेडिटर और बिल पेबल को जोड़ेंगे तो ट्रेड पेबल बन जाएगा। क्रेडिटर वो हो गया जो आपने उधारी सप्लायर से खरीदा है, तो उनका पैसा ये क्लियर नहीं है कि कब देंगे, मतलब फ्यूचर में देंगे, तो एक पैसा ये, और एक कंफर्म है कि मैं आपको 4 तारीख को दूंगा, तो वो दोनों को जब जोड़ देंगे तो मेरा ट्रेड पेबल बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, आप देख लें
सर व्हाट इज परचेज रिटर्न? परचेज रिटर्न क्या होता है? देखिए, परचेज रिटर्न के बारे में आपको बताना क्या, आप तो समझ रहे होंगे। अगर आप जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हो, मोबाइल का ही बिजनेस कर रहे हैं, आपने मोबाइल अगर आपने खरीद लिया तो परचेज हो गया, और आपने जो जो ऑर्डर दिया था सप्लायर को और उस ऑर्डर के मुताबिक माल आपके पास नहीं आया, कुछ माल डिफेक्टिव आ गए या कुछ माल जैसा आपने ऑर्डर दिया था वैसा माल नहीं आया, क्या आप माल रख लोगे? नहीं, क्या वो माल आप रख लोगे? नहीं, बताओ, क्या रख लोगे? नहीं रखोगे ना। नहीं, क्यों रखोगे भैया? नहीं, क्यों रखोगे? आपने उसको ऑर्डर दिया कि सैमसंग A70 मॉडल भेज दीजिए, A20 मॉडल भेज दीजिए, तो जो आपने ऑर्डर दिया वही ना माल आना चाहिए था। लेकिन आपने ऑर्डर दिया A70, आपने ऑर्डर दिया आपने A20, लेकिन वहाँ से माल कुछ आ गए, तो जो माल ऑर्डर जैसा दिए थे वैसा नहीं आया, या माल कहाँ बाहर से जो आया है वो टूट गए या फूट गए, तो टूटे फूटे माल तो रखोगे नहीं तुम, तो उस माल को क्या करोगे? तुम रिटर्न करोगे। उसी को बोलते हैं परचेज रिटर्न। मैंने इसका डिफिनेशन लिखा यहाँ पे, देख लें आप। परचेज रिटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड। अच्छा, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम रिटर्न आउटवर्ड भी होता है, याद होगा आप लोगों को। परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड दोनों एक ही नाम, अलग अलग है, दोनों एक ही चीज़ है। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या हो कि माल जब आपने खरीदा, माल आया, अब माल खरीदा माल डिफेक्टिव जो माल है, ख़राब माल है, जब उसको आप वापस करेंगे तो बताइए फर्म से में माल आएगा कि जाएगा? तो जाएगा तो आउट हुआ कि नहीं हुआ? जब फर्म से माल आउट होगा, बाहर जाएगा, रिटर्न होगा, उसको रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। तो लिखा है गुड्स आर रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर को वापस कर दिए फॉर एनी रीज़न। रीज़न क्या हो सकता है? बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। एक डिफेक्टिव क्वालिटी में आ गई, क्वालिटी ही ख़राब है, जो आप चाहते थे वो नहीं है, वो वापस कर सकते हैं रीज़न। या एज पर द टर्म्स ऑफ परचेज, जैसा आपने ऑर्डर दिया था परचेज वैसा माल नहीं आया तो भी आप वापस कर सकते हैं, इसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। आप अगला वीडियो अवश्य देखेंगे, क्योंकि इसके बाद का और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जो जानना ज़रूरी है। इसलिए आप सभी को थैंक यू।